नमस्कार, राजस्थान मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा जाटों की हुंकार, क्या करेगी सरकार। तो 3 जिलों के जाट भरतपुर में इकट्ठा हुए हैं। वजह है जाट समाज की हुंकार रैली। भरतपुर के नदवई में जाटों का जमावड़ा लगा हुआ है और 4 बड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण समेत कई मांगे हैं। जाटों के इस प्रदर्शन को सांसद संजना जाटव और हनुमान बेनीवाल भी समर्थन दे रहे हैं और मौके पर ही मौजूद हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। इसी पर एक बड़े पैनल के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। भरतपुर में यलगार, जाट समाज की ललकार। भरतपुर में यलगार, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में अधिकार, सियासत जोरदार। पूरी ताकत के साथ समाज कल संगठित आएगा और जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 4 प्रमुख मांगों पर प्रदर्शन, कई दिग्गजों का समर्थन। हमारी समिति जो आगे निर्णय लेगी, चाहे उसके लिए हमें रोड जाम करने पड़े, चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, युवा हर चीज के लिए कंधे से कंधे मिलाकर के साथ है। नहीं पूरी हुई मांगे तो होगा बड़ा आंदोलन। जाटों की हुंकार, क्या करेगी सरकार। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। बीजेपी की प्रवक्ता शैलेश कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीबी यादव कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही जाट समाज की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ता मान चौधरी जुड़ रहे हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मान चौधरी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभी कुछ वक्त पहले ही जयचौली में भी महापड़ाव किया था, इतनी जल्दी दोबारा महापड़ाव की जरूरत क्यों पड़ गई। मान चौधरी जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? मिल रहा है। आप दोबारा अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट कीजिएगा। जी, मान चौधरी के पास मैं आऊंगी। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर फ्रेम में मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आशुतोष रावत जी भी हमारे साथ जुड़े। आशुतोष जी, ये जो इस वक्त महापड़ाव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर दूसरा महापड़ाव। अभी गुर्जर का महापड़ाव देखा था हमने, अब जाट का महापड़ाव देख रहे हैं। आखिरकार इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसके आगे की सियासत कहाँ जाके टिकेगी। देखिए मनराज जी, जाटों को जो आरक्षण यानी ओबीसी में शामिल करने की बात रही है, वो एक नया मुद्दा नहीं है। ये लगभग 25-30 साल पुराना मुद्दा है। लगभग सन 98 से जाट ओबीसी में अपने आप को शामिल करने की बातें करते रहे। कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में इनको आरक्षण प्राप्त भी है और कुछ राज्यों में आरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी अजीब इसलिए है कि यहाँ कुछ जिलों में आरक्षण ओबीसी के तहत जाटों को मिलता है, कुछ जिलों में नहीं मिलता है। धौलपुर, भरतपुर और डीग अभी एक नया जिला बना, लेकिन वरना 2 जिले राजस्थान के अब तक बाहर थे और अब कुल मिलाकर के 3 जिले, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ जाट समाज ने शासन किया है, शासक वर्ग से आते थे, इसलिए शायद जो मंशा थी उसके पीछे ये थी कि ओबीसी में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो शासक वर्ग है। लेकिन वो इस तमाम चीजों के बीच में कई बार परिस्थितियां बदली भी हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने राजस्थान के जाटों को भी आरक्षण केंद्र की जो सूची है उसमें शामिल किया था यूपीए सरकार के समय में। लेकिन 2015 आते आते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से जाटों को एक बार फिर से ओबीसी के आरक्षण सूची से केंद्र की से बाहर किया गया। ऐसे में अब यह जाटों का मुद्दा 2 स्थानीय नेता हनुमान बेनीवाल और संजना जाटव जो आज इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल को जाट होने के नाते उस वर्ग से एक अपनापन तो है ही है, लेकिन शायद उनको राजनीतिक उम्मीदें भी दिख रही हैं भरतपुर के अंदर कि वो एक बार जाट समाज के नेता के तौर पर अपने आप को पुनः राजस्थान की राजनीति में स्थापित कर पाए। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जिस तरह के परिणाम आए थे उससे हनुमान बेनीवाल जी की अपनी व्यक्तिगत छवि को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंची थी। तो ऐसे में राजनीति को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से समाज को आगे करते हुए, समाज को चेहरा बनाते हुए जाट समाज का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश हनुमान बेनीवाल की है। लेकिन इन सबके बीच में मान चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका सुनना। आपसे हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। सबसे पहला सवाल मैं आपके पास ही लेकर आई थी। मुझे बताइए, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जयचौली में भी महापड़ाव आप लोगों ने किया था, सरकार की तरफ से तो आश्वासन मिला था ना, फिर ये दोबारा महापड़ाव क्यों? देखिए, आप सवाल मेरे से है ना मैम? जी जी। देखिए,
सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन मिले हैं, कई सालों से ये लंबित है मामला। और आप देखिए भरतपुर धौलपुर डी के जो क्षेत्र के जो किसान जाट समाज के लोग हैं वो बड़े मुश्किलों से अपना जीवन यापन करते हैं, बड़े मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद आप देखिए 2015-17 में भी जो विभिन्न विभागों के अंदर जो नियुक्तियां आई थी वो नियुक्तियां अभी तक दी नहीं। बड़े सारे संघर्ष करने के बावजूद हमारे को केंद्र में जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला। इसको लेकर खाली आश्वासन मिला है, तब तक नहीं मिलता तब तक हमें अब बड़ा आंदोलन, ये आज तो सांकेतिक धरना मान लीजिए या हमारी सभा मान लीजिए, अब हम रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, जाट समाज के अन्य नेताओं के नेतृत्व में, नेम सिंह जी फौजदार यहाँ के जो संयोजक है समिति के, उनके नेतृत्व के अंदर हम सारे लोग बैठ के हम रणनीति बनाएंगे। और केंद्र के बीच हमने हमारी मांगे भी रखी है और सही तरीके से हम मांगे हमारी मांग रहे हैं। अगर मान ली गई तो सही है, नहीं आने वाले दिनों में ये आंदोलन बहुत बड़ा। मेरा सवाल है कि क्या आपको सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है? जी देखिए, भरोसा तो है, लेकिन कितने सालों से आप देखिए, पिछले कई सालों से, मतलब कि 10-15 सालों से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिला बताइए आप? आरक्षण कहाँ मिला? आश्वासन ही मिला है। लेकिन पहले हमने भरोसा किया, हमने आंदोलन नहीं किए, अब और हमें आश्वासन दे रहे हैं तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब तो आरक्षण मिलना ही चाहिए हमें, हमारा हक है ये। शैलेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जाहिर तौर पर शैलेश जी, डबल इंजन की सरकार है, दिक्कत कहाँ है? देखिए मनुष्य जी, दिक्कत कहीं भी नहीं है। जब सरकार के द्वारा आज इस अगर जाट आरक्षण को अपन पूर्ववर्ती समय से देखें तो लगातार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जब 1999 में जो आरक्षण देने का काम किया गया था राजस्थान के जाटों को, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद यद्यपि अशोक गहलोत जी ने आरक्षण तो दिया, लेकिन वो वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की और जिसके कारण वो कोर्ट में लंबित हुआ। उसके बाद माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई और 2016 में वही वैधानिक प्रक्रिया जिनकी आवश्यकता जब अशोक गहलोत जी जब थी, उनको पूरा करते हुए वो राज्य ओबीसी आयोग के गठन कर उसके द्वारा जिस तरीके से भरतपुर और धौलपुर के जाटों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जो सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर 23 अगस्त 2017 को इनको आरक्षण देने का काम किया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा जब भी किया था उसको पूरा किया और उसके बाद उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब आप एक बात बताइए, भजनलाल जी की सरकार ने पिछली अभी थोड़े दिन पहले जो इनका आरक्षण हुआ था उसके बाद प्रतिनिधि मंडल से बात हुई, उसके बाद प्रतिनिधि मंडल को और जो समय की एसीएस थे उनके द्वारा एक बढ़िया ड्राफ्ट तैयार कर प्रतिनिधि मंडल गया, कन्हैयालाल चौधरी जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय ये सदस्य जो इनके जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो सदस्य थे वो भी गए और केंद्रीय ओबीसी आयोग तक इनकी पैरवी की, इसके बाद बात की और उनको निश्चित रूप से सकारात्मक सरकार रखती है। शैलेश कौशिक जी, लेकिन ये मुझे बताइए 2015 से लेकर 17 तक विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों की हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति फिर क्यों नहीं हुई अब तक? तब तो आप ही की सरकार थी ना सर, ये भी तो मांग शामिल है जाट समाज की। आप एक बात समझिए मनुष्य जी कि 2015 में इस पर रोक लग गई थी, तो नियुक्ति कैसे होती? 17 में माननीय जब 16 में वसुंधरा जी ने सर्वे कराया और 17 में 23 अगस्त 2017 को ये लागू हुआ था, उसके बाद आरक्षण, उसके बाद जो वैधानिक प्रक्रिया अशोक गहलोत जी ने पूरी नहीं की थी, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वास्तव में सर्वे चाहिए कि जो आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन इन जिलों में इन समाज का है, उस आरक्षण की पूर्ति करने के लिए पुनः सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने का काम किया। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते सरकार ने, वो कुछ वैधानिक कोर्ट की प्रक्रियाएं थी जो, लेकिन सर्वे सबसे पहले जरूरी था, सर्वे को काम कराने के काम सर्वे के बाद फिर 1.5 साल भी तो हो गया सर आपकी नई सरकार, भजनलाल सरकार को, उसके बावजूद कहां? देखिए अब जो मामले हैं, जो कोर्ट की और वैधानिक प्रक्रियाओं में इतना लंबा अटका पड़ा है मामला, जब तक ऊपर से एक बार इसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा केंद्र के माध्यम से, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होंगी। 5 साल तक गहलोत जी की सरकार भी रही थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया था? 5 साल तक गहलोत जी की सरकार थी ना, जब दे देते। 17 में वसुंधरा जी की सरकार ने जब आरक्षण दे दिया तो 18 से 23 तक तो गहलोत सरकार का राज था, इन्होंने क्यों नहीं दिया 17-15-17 की नियुक्तियों को? बताइए। सीवी यादव जी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सीवी यादव जी, 18 से लेकर 23 तक तो आप लोग भी साथ में थे, संजना जाटव आज पहुंच रही हैं, समर्थन दे रही हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार तो आपकी भी थी, तब आपने ये क्यों नहीं किया? जो कुछ सवाल उठाए हैं मुझे बड़ा इस पे मतलब लगता है कि कुछ भी बोल देना। बीजेपी ने 1998 में जाटों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि जाटों को आपस में लड़ाया है।
मतलब आपका कौन सा सर्वे था जिसके आधार पे जाटों को आरक्षण दिया था और भरतपुर के जाटों को दूर रखा था? अगर फैक्ट की बात करें तो भरतपुर के जाटों के पास औसत जो जोत है, कृषक जोत है, वो अपेक्षाकृत दूसरे राजस्थान के जाटों के एरिया की तुलना में कम है। कोई सर्वे नहीं था, कुछ नहीं था, वो लड़ाने का काम किया था इन्होंने। कांग्रेस की सरकार ने 2013 में, यूपीए सरकार ने जाटों को 9 राज्यों में, जिसमें भरतपुर और डीग और धौलपुर के जाट थे, उनको रिजर्वेशन भी दिया। फिर उसके बाद में हुआ क्या है, ये नहीं था कि हमने पूरा अध्ययन करके नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पैरवी ही नहीं की, बल्कि ये कहे कि पिछले दरवाजे से आरएसएस और अन्य प्रायोजित तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, पैरवी नहीं करते, उसको खारिज करवाते हैं। जो कांग्रेस सरकार ने रिजर्वेशन दिया था उसको खारिज करवाते हैं। 2017 में फिर दबाव डाला गया, तो वसुंधरा जी ने राज्य के भीतर रिजर्वेशन दिया, लेकिन केंद्र के भीतर अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। मैं बस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, 2015 में, 2019 में, 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये वादा नहीं किया कि हम इस क्षेत्र को आरक्षण नहीं दिलाएंगे? और ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गरिमा की लड़ाई है, ये लड़ाई बराबरी की लड़ाई है, ये लड़ाई हक की लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक ही जाति के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके साथ शुरू से साथ है, आज नहीं है। 2020 के अंदर अरे लेकिन सीवी यादव जी, आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। जाते जाते यूपीए सरकार 2014 में जाटों को ओबीसी में शामिल करती है, अब 15 में यहाँ पर रिजेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चले जी, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। सीवी यादव जी कह रहे हैं कि गलत पैरवी, आपने सही कमजोर पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए खारिज हो गया। आप पूछ लीजिए किसी से। ठीक है, शैलेश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। जब ये चुप हो जाएंगे, ये बोलूंगा, ये बीच में बोलते हैं, क्या आदत है। हाँ, शैलेश जी और सीवी यादव जी को दोनों को विंडो में रखिएगा। चले जी, जवाब दीजिए। मनुष्य जी, जहां तक ये लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से शेखावाटी में कहा था, जब एक सभा के दौरान हम आरक्षण देंगे, और सरकार बनने के बाद हमने आरक्षण देने का काम किया। हमने कहां लड़ाने का काम किया? जहां तक ये भरतपुर और धौलपुर के जाटों की बात कर रहे थे, भरतपुर और धौलपुर के जाटों को उस जो रिपोर्ट के अंतर्गत, चूंकि भरतपुर और धौलपुर राजघराने रहे थे और संपन्नता की श्रेणी में थे, ऐसी स्थिति में उनके लिए उनको आरक्षण से अलग रखा गया। लेकिन बाद में गहलोत जी की सरकार ने जिस तरीके से बताते हुए इनको आरक्षण दिया, और आरक्षण कोर्ट से खारिज हो गया। इसलिए बताइए, गहलोत सरकार ने क्यों राज्य स्तर पर ओबीसी आयोग का सर्वे नहीं कराया? क्या भरतपुर और धौलपुर के जाटों के लिए गहलोत सरकार ने सर्वे कराया? 10 साल हो गई आपको, 10 साल में सर्वे नहीं हुआ आपका? गहलोत सरकार हमने नहीं करवाया, आपने करवा लिया क्या? हमने रिजर्वेशन दिया, और किस सर्वे के आधार पर 1998 में आपने रिजर्वेशन दिया था? आरक्षण खत्म हो गया, तार्किक आधार था। राज्य की सरकार बिल्कुल, जातियों को आपस में लड़ाते हो, धर्मों को आपस में लड़ाते हो, एक ही जाति को आपस में लड़ाते हो, क्या तार्किक आधार है? कोई तार्किक आधार नहीं है। आपने सिर्फ समाजों को बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाजों को बांटे, और इसीलिए लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, ये लड़ाई समाजों को बांटने की है, गरिमा की है, बराबरी की है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल अभी तक कर क्या रही है, ये देखने वाली बात होगी। इनका एक प्रोपेगेंडा होता है हमेशा, एक तरफ पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है ये खारिज करवाते हैं। राम मंदिर का निर्माण भी तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, आपने उसका क्रेडिट आप खुद क्यों ले रहे हो? तो जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करवा के आपने रिजर्वेशन खत्म किया, तो किसका दायित्व होगा? सर्वे कराते तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके सारे काम आचार संहिता से पहले ही होते हैं, इसी कारण से आपको जनता एक सवाल दोनों से। सीवी यादव जी मुझे बताइए, आप यूपी सरकार 10 साल रही है, 2014 में आपको याद आ रहा है कि ओबीसी में शामिल कराना है हमने जाटों को, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देता है। बहरहाल इन सबके बीच में आशुतोष जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण होगा कमेंट करना। जवाब तो लीजिए ना, तो जवाब ही नहीं लेते हो आप केवल दाग के फिर छोड़ देते हो, अलग प्रकार की रिपोर्टिंग। ठीक है, जवाब दीजिए सर, मुझे को उसके बाद भरतपुर लाइव जाना है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पूरे सर्वे के आधार पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की, गलत तथ्य आंकड़े पेश किए। सर, इस चीज का जवाब मैंने ले लिया। मेरा आपसे सवाल ये था कि 2014 में आपको क्यों याद आ रही है? 10 साल आप रहे थे ना, यूपी सरकार रही थी। समय तो लगता ही है ना, पूरा सर्वे करके सर्वे। और यही दलील बीजेपी दे रही है, समय लगता है, यही दलील आप दे रहे हैं। समय इतना ज्यादा हो जा रहा है कि 99 से लेकर 2025 आ गई सर, 25 साल से ही लोग हक की आवाज उठा रहे हैं। आप क्रेडिट दोनों ले रहे हैं, मैंने किया, लेकिन काम नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। एक मिनट रुक जाइए।
सर अरे आप एक मिनट मुख्यमंत्री रुकिए। जी वहां के हैं, अरे तब भी सीवी वो यादव कुछ जी, नहीं कर रहे हैं। सीवी यादव जी, आपको मैंने भरपूर टाइम दिया, आपने अपनी बात रख ली है सर। यहां मुझे अब जाना होगा भरतपुर भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन जाट समाज के लिए। हमारे साथ दीपक भी संवाददाता जुड़ रहे हैं। मान जी मैं आपके पास आऊंगी, मुझे पता है आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपके पास आऊंगी, आप ही के लिए पूरा कार्यक्रम रखा गया है, आपकी आवाज यहां सरकार तक पहुंचे ये उम्मीद करते हैं हम। लेकिन इन सबके बीच में दीपक ये बताइए, आरएलपी के सुप्रीमो हमें दिख रहा है हनुमान बेनीवाल भी पहुंच गए हैं, अब क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या कुछ रणनीति बन रही है, बताइए। दीपक से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर सैकड़ों की तादाद में आज यहां पर जाट समाज के लोग पहुंचे और सीधे सीधे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जाट जो है वो एकजुट हैं और ये संदेश सीधे सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचेगा। 1 जुलाई अगर यहां मांगों पर विस्तार से चर्चा नहीं होती है तो 1 जुलाई हम दिल्ली को कूच भी करेंगे। मान चौधरी जी ये बताइए कि यहां पर आपने सुना, बीजेपी को भी सुन लिया होगा, कांग्रेस को भी सुन लिया होगा, आप काफी देर से बोलने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे सवाल के जवाब को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। दोनों कह रहे कि हमने कोशिश की है, तो फिर कोशिश नाकाम कहां हो रही है? जी देखिए, इन्होंने हमेशा कोशिश की है। बीजेपी 1999 में जो आरक्षण मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो आरक्षण दिया था, उसके बाद में भरतपुर धौलपुर डी के क्षेत्र के जाट समाज को इससे वंचित रखा गया और 25 साल हो गई। 2014 से तो इनकी सरकार है, 2025 चल रहा है और 1.5 साल राजस्थान में सरकार है, लेकिन आप देखिए खाली बातें करते हैं। ये नहीं सोचते कि जाट समाज एक किसान है, किसान जो समाज है, खेती पे डिपेंड करता है, मेहनत करता है, अपने खून पसीना बहाता है, उनके बेटे वहां जो बॉर्डर के ऊपर रक्षा करते हैं। इनको तो सोचना भी नहीं चाहिए। 1.5 साल इनकी राज्य में सरकार है, 2014 से केंद्र में सरकार, इनको इतना सोचना नहीं चाहिए और जड़ से इनको जाट समाज को आरक्षण केंद्र के अंदर देना चाहिए, ओबीसी के अंदर इनको। लेकिन क्या इतना आसान है? ये समझने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी के पास में जाऊंगी, लेकिन इससे पहले दीपक हमारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दीपक ये बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए जाट समाज का उन्हें आप मंच पर देख सकते हैं और हम सब जो एकाग्रित हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मंच पर जो मौजूद है बारिश का कि जो लोकसभा के जो चुनाव थे, खड़े हुए हैं युवाओं, मैं आपके बीच आई, उन्होंने कई मुद्दों सरदारी ने सिर्फ एक जवाब और एक सवाल मुझसे पूछा कि बेटी हम आपका साथ देंगे पर आप हमारे जाट भाइयों की मांग उठाएंगी लोकसभा में। मैं आपको विश्वास दिलाया, मैंने भी उनसे कहा कि सरदारी ने जो जितना मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं झूठे वादों से नहीं चलती। मैं आपके जो आपने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, जो पहला ही सत्र था और पहले ही सत्र में मैंने आपकी आवाज उठाई लोकसभा में। सरकार के नाम पे मैंने 2 बार क्वेश्चन लगाए, एक बार मैं बोली और दूसरी बार मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पास जो सरकार की तरफ से जो गोलमोल जवाब था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं मेरे जाट भाई और सर्व समाज की वजह से आज जो भरतपुर की सीट है वहाँ से मैं जीत कर आपने मुझे जिताया है। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के माध्यम से कि यहाँ खुद सीएम साहब का गृह क्षेत्र है। एक भाई को तो आप 2 भाई होते हैं, एक को तो आप खाना खिला रहे हो, एक को भूखा सुला रहे हो। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ? ऐसा क्यों? तो संजना जाटव को आप सुन रहे थे, जो कि भरतपुर से सांसद हैं, कांग्रेस की नेता हैं और उनके बगल में ठीक सुप्रीमो आरएलपी के जुड़े हुए थे हनुमान बेनीवाल। उनको भी सुनना दिलचस्प होगा कि किस तरह से हुंकार यहां पर बढ़ी जाती है। आशुतोष रावत भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बड़ी दिलचस्प यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है, कांग्रेस भी है, आरएलपी है। कांग्रेस से तो ये सवाल मैंने पूछा कि संजना जाटव यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आपकी सरकार थी तो उस वक्त आपने क्या ये सवाल आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से नहीं पूछा जाना चाहिए? वो भी तो एनडीए का हिस्सा रहे हैं। आशुतोष जी की ऑडियो बढ़ाइएगा। आशुतोष जी, मुझे लगता है आपने शायद म्यूट कर दिया, उसको अनम्यूट कीजिएगा। जी अभी आवाज आ रही है अनुराग जी? जी जी
जी मनोज जी, देखिए मैं किसी भी समाज को आरक्षण की बात हो, किसी भी जाति वर्ग को आरक्षण की बात हो, ये बहुत पेचीदा मामला होता है। सरकारें किसी की भी बने और वह पब्लिक फोरम पर आकर के आरक्षण के जो प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, उनके बीच में आकर के कुछ भी कह दें, लेकिन कुल मिलाकर के वह निर्णय इस तरह के हो कि कोर्ट में भी जाकर के रुक पाए, ये बड़ी अजीब तरह की, अलग तरह की स्थिति है। लेकिन आज के इस आंदोलन को देखते हुए मुझे लगता है कि जहां जिस तरह से जाट समाज ने हनुमान बेनीवाल और झंझना जाटव का जो सहारा लेने की कोशिश की, शायद वो अपनी मांगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मनवा सकते थे अगर इन दो चेहरों को इस आंदोलन से दूर रखते, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भरतपुर से आते हैं। उस जाट समाज के एक बहुत करीबी के तौर पर उनको भी जाना जाता है। वो ब्राह्मण वर्ग से जरूर है, लेकिन जाट समाज की भी बहुत उनको हितैषी माना जाता है। ऐसे में अगर दो बड़े राजनीतिक चेहरों को शायद अगर जाट समाज इन आंदोलन से दूर रखता, तो कम से कम 2-3 मांगे केंद्र की, अगर सूची की मांग को छोड़ दिया जाए तो 2-3 मांगे जाट समाज की ऐसी थी वाफर के साथ आपको रुकना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, सीधे अपने दर्शकों को भरतपुर लिए चलते हैं। महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले तेजाजी महाराज की। मैं बोलूंगा, सुनिए मैं बोलूंगा जय भगवान, आप बोलना जाट भगवान। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान, हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा यहाँ की जाट आरक्षण संघर्ष समिति को, भरतपुर धौलपुर और नया जिला जो डीग बना है। पहले धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण का मामला चल रहा था, अब डीग भी चूंकि भरतपुर से अलग हुआ, धौलपुर भरतपुर और डीग जिले के जाट समाज को दिल्ली के केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिले, ये प्रमुख मुद्दा आपका है। मुझे याद है जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, तब भी नैम सिंह जी और ये सारे भरतपुर के जो मेरे सहयोगी मेरे साथ पढ़ते थे, ज्यादातर मंच में खड़े हैं। 1997-98 का वो दौर जब ब्रज के हमारे इन तमाम जिलों के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना के संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि हम लड़ने के एक नया लड़ाका तैयार कर रहे हैं। और भाइयों, जितने महाराजा सूरजमल जी के नारे मैंने लगाए और जितने वीर तेजा जी के, शायद इतने दूसरे लोगों ने नहीं लगाए होंगे। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देश के अंदर आजादी का आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, महाराजा सूरजमल जी और शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो देश के अंदर कोई नहीं लड़ सका वो लड़ाई। दिल्ली जिसके चारों तरफ जब मर्जी चले जाते थे और जब चाहे चढ़ाई करके सामान दिल्ली का उठा लाते थे यहाँ पे, और भरतपुर के किले की तरफ कोई नहीं आया। यह अभेद लोहगढ़ इसका नाम है। और इतिहास के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 52 से लेके जब ये बीजेपी तो आई थी 80 के अंदर, 52 से 80, 85, 90 के दौर के अंदर अगर हमारे नेता ध्यान देते तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति, तमाम जो प्रतिमाएं देश के प्रत्येक महानगर और प्रत्येक कोने के अंदर लगती और उनकी वीरता की अलग गाथाएं गाई जाती। दुर्भाग्य से हमारे लोग जो चुन के चले जाते थे वो बाद में भूल जाते थे, तो पार्टियां बदलते थे या चुनाव के समय याद करते थे। याद करो जब पानीपत की मूवी के अंदर जिस तरह महाराज सूरजमल के इस युद्ध के साथ छेड़खानी की बात करी, जाट मराठों को आमने सामने करने का सरकार ने प्रयास किया, उस वक्त पानीपत मूवी के पोस्टर में लोकसभा के अंदर जलाए लोगों का। तो यहाँ हुंकार भरते हुए आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे। शैलेश कौशिक भी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, ये भरतपुर है, गृह जिला है मुख्यमंत्री का, क्या ये मानते हैं 1 महीने के अंदर 2 महापड़ाव यहाँ पर देख लिए, पहले गुर्जर समाज का और वे जाट समाज का, चुनौतियां क्या बढ़ गई हैं, सरकार क्या सोच रही है, अब क्या करेगी? देखिए मनोज जी, चाहे गुर्जर समाज के प्रति हो चाहे जाट समाज के प्रति हो, सरकार ने हमेशा सकारात्मक दिखाया है। और उस सकारात्मक का ही परिणाम था कि गुर्जर आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन की पटरी पर पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद सरकार ने तुरंत ड्राफ्ट का तैयार कर सरकार ने सकारात्मक बताते हुए सारी बातों को माना और सरकार आंदोलन खत्म हुआ। जहां तक जाट आंदोलन की समाज की इसकी बात है, हुकार रैली की, तो जब इससे पहले जयचौली में जब ये आंदोलन हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भरतपुर गृह जिले के सब अपने लोग हैं, जैसे बता रहे थे आशुतोष जी, लेकिन सामाजिक रूप से चूंकि आवश्यकता सब जिलों में मिल चुका है, तो सरकार की क्योंकि चाहे पहले
सरकार आरक्षण देने से लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से पैरवी के लेकर, और माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरीके से उस वक्त 4 सदस्यों की समिति बनाई मंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस जयपुर दिल्ली जाकर इन सब प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को ले जाकर दिल्ली में ओबीसी आयोग के जो सदस्य हैं उनके सामने पक्ष रखा, मजबूती के साथ पक्ष रखा, अपना ड्राफ्ट रखा। अब चूंकि जब ओबीसी आयोग के पास बात पहुंच चुकी है तो ओबीसी आयोग इस राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करेगा, सर्वेक्षण करेगा, सुनवाई भी होती है और उसके बाद वो कोई अपने सत्यापन भी करता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में हो, दोनों सरकारें लगातार सकारात्मक उस विषय पर है, चाहे गुजरा आंदोलन का विषय हो, चाहे जाट आंदोलन का विषय हो, सरकार ने हमेशा समाजों के प्रति सकारात्मक रुख रखा है। मान चौधरी जी, चूंकि आप जाट समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, साथ ही आप आरएलपी से भी जुड़े हुए हैं, आज आप ही के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, उनको भी हम सुन रहे थे, लेकिन क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? वो भी तो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, तो आखिरकार फिर आप लोगों की मांग पर क्यों विचार उस वक्त नहीं हो पाया? क्यों वो मांग पूरी नहीं करा पाए? जी देखिए, हम तो जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल जी, जो एनडीए गठबंधन था कुछ समय तक रहे, अपनी बातें भी रखी, लेकिन वही आश्वासन और मिला और उस पे थोड़ा समय सरकार को दिया, मोदी सरकार को। उसके बाद में किसानों के मुद्दे पे 3 कानून आए थे, तो उस पे हम अलग हो गए थे एनडीए से। लेकिन देखिए कब तक आश्वासन मिलेगा। भोला समाज है, जाट समाज सीधा समाज है, देश की सेवा करता है, खेत में काम करता है, तो इनको ये बड़ा मन रख के अभी तक ये जो केंद्र के अंदर ओबीसी में आरक्षण दे देना चाहिए। इतने ये भाषणबाजी करते हैं प्रवक्ता, इतनी बातें बोलते हैं, सारा कुछ। और हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा, अभी भी हम 1 महीना, हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि 1 महीना हम दे रहे हैं, आश्वस्त हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, महीना है आपके, अगला जो महापड़ा होगा, आंदोलन होगा, वो नेशनल हाईवे के ऊपर होगा। ये चेतावनी आज यहाँ की जो सभा है उससे हनुमान बेनीवाल जी ने दी है, मनोराज जी। और ये खाली बातें करते हैं, कितना समय इनको मिला, बड़ा मन रखना चाहिए इनको। जाट समाज ने बीजेपी को भरपूर वोट दिया है, समाजों ने बहुत सारा साथ दिया, सारे समाज ने, लेकिन अभी तक आरक्षण से वंचित रखा। 2015 से 17 में जो नियुक्तियां थी वो लंबित रखी, जो नियुक्तियां थी वो अधूरी रह गई। बड़ी सारी चीजें इनको सोच के बड़ा मन रख के सारा काम करना चाहिए। इस सब के लिए आप किस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं? कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों की सरकार रही है। जी मैं तो दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ, और ज्यादा तो मैं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए जब 1999 के बाद मिला तो राज्य सरकार में हमें यहाँ भरतपुर जो धौलपुर के जाट समाज है इनको यहाँ पर प्राप्त है ओबीसी में आरक्षण। लेकिन 2014 के बाद में हम बार बार मांग रख रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, लेकिन नहीं मांगे मान रही। इनको बड़ा मन रख के सारा कुल कुछ मिलाकर वोटों की सियासत हो यहाँ पर, इस तरह से जाट समाज जो है धगा महसूस कर रहा है। सीएम का गृह जिला है, सीएम का गृह जिला है, लेकिन सीएम कुछ ध्यान नहीं दे रहे। भजनलाल सरकार पूरी तरह से फेल है। चलिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं मां जी, आप ही के सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए जी, कंक्लूडिंग आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की बजाय आप एक बात देखिए कि वसुंधरा जी की सरकार ने जो सर्वे कराया था और जो रिपोर्ट थी वही गहलोत जी की सरकार ने भेजा है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज सरकार कर रही है। तो जाटों को आरक्षण देने का काम वाजपेयी से लेकर वसुंधरा जी, वसुंधरा जी से लेकर भजनलाल जी। एक और आश्वासन मान चौधरी जी को मिल गया, अब देखना होगा ये आश्वासन पर कब तक सरकार खरी उतरती है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।